हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपकी समाज विज्ञान की प्रश्न बैंक कंप्लीट हो रही है कक्षा 10 की। तो आपके 8 अध्याय हो चुके हैं, आपका 9 नंबर का अध्याय है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। और आज आपका 9 नंबर का अध्याय को कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए। तो आपके अध्याय का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो आपका सही विकल्प हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर का है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महर्षि अरविंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपकी हो जाएगी महात्मा गांधी। किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। तो नेक्स्ट है, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में, 8 नवंबर 1924 में, 10 फरवरी 1922 में, 9 अप्रैल 1930 में। तो आपका आंसर में हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में, ये वाला। नेक्स्ट है, रॉकेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो आपका हो जाएगा 1919 में का नंबर का। नेक्स्ट है, रॉकेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? 10 जनवरी 1919 में, 13 मार्च 1919 में, 25 जून 1919 में, 6 अप्रैल 1919 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 में। तो नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? दिल्ली चलो, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन सा दिया था? गा नंबर का, इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है 6 नंबर का, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट है, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरी के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो आपका आंसर में हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जून 1942 में, जुलाई 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942। तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त 1942 गा नंबर का। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन कब भारत गया? 1928 में। आंसर आपका घ नंबर का हो जाएगा 1928 में। तो नेक्स्ट है 10 नंबर का, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में कौन घायल हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राय बिपिन चंद्र पाल। आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो आंसर में आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे हैं आपके विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा,
उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, जिसके निम्न कारण थे। उपनिवेशक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव में विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। हर वर्ग और समूह पर उपनिवेश का प्रभाव एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में इन समूहों को एकत्र करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में सम्मिलित कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने यह घोषणा की कि यह युद्ध लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अधिकार की रक्षा हेतु लड़ा जा रहा है, अतः भारतीय जनता के इसमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। महात्मा गांधी ने जॉर्ज लॉयड की घोषणा के आधार पर ब्रिटिश सरकार को युद्ध के संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। अनेक भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए तथा उन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना और अधिक जागृत की। भारतीय नेताओं ने यह मांग की वह ब्रिटिश लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है, तो इसका नैतिक व्यक्तित्व है कि युद्ध के पश्चात वह भारत में भी शासन की स्थापना करे। आंसर आपका ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। और नेक्स्ट है, भारत के लोग रॉयल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, भारतीय आंदोलन के इतिहास में इसे आतंकवादी अपराध नियम कहा जाता है। रॉकेट एवं में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए निम्नलिखित बातें शामिल थीं। रॉकेट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह भी अधिकार प्रदान किया गया कि वह इसी राजनीतिक आंदोलन या सरकार के विरुद्ध दिए गए सभी कार्यों का दमन करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। और सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिस पर क्रांतिकारी होने का संदेह हो नज़रबंद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट का देशव्यापी विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने भी इस विरोध में सक्रिय भाग लिया और उत्साह के साथ सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल था। निश्चय हुआ इस दिन जनता ने देश के विभिन्न भागों में जुलूस बनाकर निकालने के और रॉकेट एक्ट के विरोध में नारे लगाए। यह ऐसा आंदोलन यह ऐसा आंदोलन था जिसमें अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का संस्थागत आंदोलन जिस समय तीव्र गति से चल रहा था उस समय ही यह घटना हुई जिसके कारण गांधी जी
को आंदोलन समाप्त करना पड़ा। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक गांव में उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे, अतः यह हिंसात्मक घटना ने उनके सिद्धांतों को आघात पहुंचाया। उनके राष्ट्रीय नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 में उन्होंने अपना आंदोलन बंद कर दिया। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें राष्ट्रव्यापी रूप धारण किया था। 2 दिन पश्चात ही ब्रिटिश शासन द्वारा महात्मा गांधी 6 वर्ष कारागार का दंड दे दिया गया। नेक्स्ट है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा यह सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रमण का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़न शत्रु को भी ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने का विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। तो जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। विरोध में पूरे देश में आवाज उठी। पंजाब में भी रॉलेट अधिनियम का विरोध हुआ था। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलवाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस ने भी प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन विरोध सभा हुई। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डॉयर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा 2000 के लगभग घायल हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से जनता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना जागृत हुई। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। और साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया, जिसका कार्य भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए रिपोर्ट तैयार करना चाहता था। इस कमीशन का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि उसमें सभी सदस्य कांग्रेस थे और भारतीयों का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। यहाँ यह कमीशन जाता था, वहाँ हड़तालें होती थीं, काली झंडियाँ दिखाई जाती थीं और साइमन वापस लाओ का नारा लगाया जाता था। इसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस को लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय का निधन हो गया। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। उसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी भाषाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाते हैं कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए।
तो आंसर इसका ये हो जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं: शहरी मध्यम वर्ग, ग्रामीण किसान, जंगलों के आदिवासी समूह, बागानों में कार्य करने वाले, राजनीतिक दल, चुनावों का बहिष्कार करने वाले। तो हम यहाँ निम्नलिखित 3 वर्गों पर चर्चा करेंगे। शहरी मध्यम वर्ग, इसका आंसर काफ़ी बड़े हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इनके। तो अपना फर्स्ट हो जाएगा शहरी मध्यम वर्ग। आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग के साथ हुआ। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों ने, शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में प्रसिद्ध चुनावों का बहिष्कार किया गया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई और विदेशी कपड़े की होली जलाई गई। अपना सेकंड है ग्रामीण किसान। देश के विभिन्न भागों में जले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे कि जिनके कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकेदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी की घोषणा कर दी है, अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन निर्धारणों में बांट दी जाएगी। गांधी जी का नाम लेकर लोगों ने अपनी सारी कार्यवाही और आशंकाओं को सही ठहरा रहे हैं। और थर्ड है बागानों में कार्य करने वाले। गांधी जी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में श्रमिक को अपनी समझ थी। असमन के बागान श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता का आशय यह था कि उन 4 दीवारियों में सब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनका बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का आशय था कि वे अपने गांवों में संपर्क रख पाएंगे। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें कभी कभी ही मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी। इस प्रकार बागान मजदूरों ने भी असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। नेक्स्ट है नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, भारत में एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। इसके कारण उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 में वायसराय इरविन में एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी उपयोग करते हैं। यह भोजन एक विभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। गांधी जी का यह पत्र
एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए गांधी जी ने अपने 78 विश्वशक्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह साबरमती के गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी को टोली में 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। महात्मा गांधी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग ब्रिटिश सरकार की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था, अतः स्पष्ट है कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एकमात्र असरदार प्रतीक था। नेक्स्ट है आपका, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। सिविल नाफरमानी आंदोलन में स्त्रियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों स्त्रियां उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जा रही थीं। महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थीं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। मैंने इस आंदोलन के दौरान अनुभव किया कि गांधी जी ने आह्वान के बाद महिलाओं को राष्ट्र को सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। नेक्स्ट है, राजनीतिक नेता प्रकृत निर्विचारता के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा, राजनीतिक नेता प्रकृत निर्वाचिका के सवाल पर निम्नलिखित कारणों से बटे हुए थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। 1920 के दशक में मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से प्रकृत निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए एक प्रखर निर्वाचन के लिए तैयार हैं।